तो एक इन सब टॉपिक को स्ट्रक्चर बना के सिनॉप्सिस बना लेना है ना, बस कुछ फैक्ट फिगर होने चाहिए आपके पास। बच्चे का आशय, परिभाषा, परिभाषा के स्टेप, चिल्ड्रन की परिभाषा को लेकर समस्या, परिभाषागत समस्या, कुछ तथ्य, फैक्ट्स एंड फिगर, तथ्य, आंकड़े, बच्चों की प्रमुख समस्याएं, हम्म झेलना है, सही में है, तो हमारा भी तो है। हम कौन हमारे घर में जो है, कल हमारे लिए फ्राइडे थोड़ी है, हमारे लिए भी संडे है। नहीं, ऑप्शनल वालों को भी थोड़ा पढ़ना, सोसाइटी नहीं पढ़ना होगा, जस्टिस पढ़ना होगा। चलिए बंद करिए, अब कमेंटबाजी बंद कर दूंगा नहीं तो। समाधान के प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यूएन कन्वेंशन फॉर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, एसडीजी गोल्स, बहुत सारे हैं बच्चों से संबंधित। भारत सरकार द्वारा संवैधानिक प्रयास, विधिक प्रयास, कानूनी, नीतिगत प्रयास। नीतिगत प्रयास के अंतर्गत भारत में 2 राष्ट्रीय बाल नीति बनी है, नेशनल चाइल्ड पॉलिसी, नेशनल चिल्ड्रन राष्ट्रीय बाल नीति 1974 में पहली बनी, और दूसरी राष्ट्रीय बाल नीति 2013। संस्थागत प्रयास में कुछ प्रमुख संस्थाओं के बारे में, कार्यक्रम आधारित, लिखिए, मुझे नहीं पता आकाश पटेल, पीडब्ल्यू की बुक का पेज नंबर। निकाय के आधार पर, बॉडी, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, रहने दो ममता, क्यों इतना परेशान। वो इंटेंशनली करता है, करने दो, है ना, ज्यादा ध्यान दोगे तो और करेगा। लो नाजमीन पेज नंबर लिख रही है, 194। हाँ, पॉवर्टी और हंगर ही पढ़ना है खान जी, कोमल, कल आप पढ़ेंगे वो, चिंता ना करिए। एक ही प्रश्न को कितना लिखते हो। संवैधानिक प्रयास, कानूनी, नीतिगत में 2 है, राष्ट्रीय बाल नीति 1974 और दूसरा है राष्ट्रीय बाल नीति 2013, है ना। 74 है, 74, 1974, 1974 राष्ट्रीय बाल नीति 1974, और दूसरी है राष्ट्रीय बाल नीति 2013। कुछ भी नोट्स वगैरह पढ़कर नहीं आते हो। फॉर चाइल्ड राइट्स, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, राष्ट्रीय बाल नीति 1974 और राष्ट्रीय बाल नीति 2013। हाँ, बहुत अच्छा करती हो शिवानी मौर्य, माहौल ही ऐसा है, क्या करोगे। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। चलिए स्टार्ट करें। पहला क्या है, बच्चे का आशय। सामान्य तौर पर हम बच्चों का अर्थ चिल्ड्रन में किसको शामिल करते हैं, सामान्य तौर पर 18 वर्ष से कम आयु का, कम आयु का,
यानी 18 वर्ष से कम आयु के जो भी व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, उनको में शामिल होते हैं। ये यूएन के कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है, जो संयुक्त राष्ट्र का जो कन्वेंशन है बाल अधिकारों का संरक्षण, उसने बच्चों को डिफाइन किया 18 साल से कम उम्र के जो भी हैं सभी बच्चे में शामिल है। लेकिन भारत की जो कानून व्यवस्था है ना, उसमें बच्चों को परिभाषित करने के तरीके अलग अलग है ना। क्या परिभाषित करने के हैं? जैसे कुछ कानून 18 वर्ष मानते हैं, कुछ कानून जो है 21 वर्ष मानते हैं, कुछ कानून जो है वह 14 वर्ष से कम मानते हैं। कानून के स्तर पर स्पष्टता का अभाव है। जैसे बाल श्रम उन्मूलन के लिए जो भी कानून है वो बच्चों को 14 वर्ष तक के बच्चों को शामिल करता है। जो पॉक्सो एक्ट है, यौन अपराधों से संरक्षण कानून, वो 18 साल इसको शामिल करता है। विवाह के लिए जो बाल विवाह अधिनियम है ना, बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम, वो क्या कहता है? महिलाओं के लिए 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष। तो इसका अलग अलग क्राइटेरिया है ना। फिर भी जो संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन है, इंटरनेशनली ये कहा गया है कि किसी भी देश का जो कानून है, जब तक बच्चे 18 वर्ष की आयु पूर्ण न कर लें, तो उससे कम आयु वाले सभी बच्चों में शामिल है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार संरक्षण अभिशमय के मुताबिक, कन्वेंशन के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के सभी को बच्चों में शामिल किया जाता है। जैसे आप युवा की परिभाषा, भारत सरकार अलग अलग पैमाना रखती है ना। युवा के लिए आयु क्या होती है बताओ, कमेंट करके देखो किसको भारत सरकार युवा कहती है। इसमें से कई भारत सरकार के मुताबिक शायद युवा नहीं रहे होंगे। यूथ का आशय क्या है? जैसे भारत सरकार यूथ किसको कहती है? कुछ आयु सीमा होगी किसको? जब आप ये सब तकनीकी शब्दावली है, समझना जरूरी है आपको। 21 साल युवा, 18 से 25, 18 से 21 शादी कर लो, हो गया युवा, बहुत बढ़िया। 50 साल में शादी हो तब तक आप बच्चे हैं, बहुत सुंदर। 14 से 49। देखिए अब ये छोटा सा सवाल मैंने पूछा है ना। युवा स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो युवा भारत सरकार कैटेगराइज करती है, वो कहती है 15 से 29 साल, और ओवरऑल युवा में 15 से 35 साल को शामिल किया जाता है ना। कई जगह 18 से 35, अलग अलग क्राइटेरिया है ना, अलग अलग क्राइटेरिया है। क्या लिखा है पढ़ लो। 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चे शामिल है ना, सभी को बच्चों में शामिल। यानी स्पोर्ट्स पर्पस के लिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए 15 से 29 वर्ष है ना। और सामान्य पर्पस में 15 से 35 है, कुछ विशिष्ट पर्पस में 21 से अधिक, 35 से कम। बच्चों को भी डिफाइन करना कठिन है हमारे यहाँ, कानून की भाषा अलग अलग, कानून अलग अलग बातें कहती है। जैसे आप एग्जाम्पल से समझिए, जो बाल विवाह नियंत्रक कानून है, कई बार संशोधन हुआ है। उसके मुताबिक कि कोई भी कन्या जो 18 वर्ष से कम उम्र की है, 18 वर्ष से कम उम्र की, ये बच्चों में शामिल है। और पुरुष के लिए कोई भी बालक 21 वर्ष से कम आयु का बच्चा है, वो सरकार, मैं नहीं, सरकार की भाषा में 21 वर्ष से कम आयु का, यह बच्चों में शामिल है। सरकार का कुछ कानून और भी है, जैसे पॉक्सो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, 2012 का जो कानून है वो कहता है 18 वर्ष से कम उम्र के, थोड़ा टेक्निकलिटी को भी समझ लो, कम उम्र के व्यक्ति को हम बच्चों में शामिल करते हैं, है ना। कई जैसे बाल श्रम उन्मूलन कानून जो है, बाल श्रम उन्मूलन कानून, ये 14 वर्ष से कम उम्र के, कम उम्र वालों को बच्चों में शामिल करता है। हाँ, बहुत बढ़िया है स्टालिन, बहुत बढ़िया चल रहा है तुम लोग की दुआ से, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ठंड का मौसम बहुत बढ़िया है मेरे लिए, अच्छा है, धन्यवाद तुम्हारा। गर्ल्स ज्यादा समझदार, अब इस पे डिबेट करने थोड़ी आए हैं। तो जो भारत का अलग अलग कानून है वो अलग अलग कहता है। जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट सुना होगा। जुवेनाइल, जुवेनाइल किसको कहते हैं? जिसको आप किशोर कहते हैं। सरकार की भाषा में किशोर का मतलब पहले 14 से 18 वर्ष। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पहले था, इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया है ना, संशोधन कर दिया गया। और संशोधन के बाद जुवेनाइल को कैटेगराइज किया गया है अपराध की गंभीरता के आधार पर। जुवेनाइल का मतलब किशोर, 14 से 18, और उसमें जो है 14 से 16 वर्ष भी शामिल हैं। जैसे क्या है, 18 वर्ष तक का कोई बच्चा अगर अपराध करे तो उसको बाल सुधार गृह में पहले भेजा जाता था। निर्भया हत्याकांड में एक जो दोषी आरोपी का सजावार जो था वो 18 वर्ष से कम उम्र का था, माइनर था। भारत के ओवरऑल कानून में माइनर का मतलब 18 वर्ष से कम है ना। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को अमेंड किया गया, कहा गया है कि कैटेगरी उम्र के आधार पर सजा नहीं होगा, सजा की गंभीरता, सामान्य प्रकृति के, गंभीर प्रकृति के, अत्यंत गंभीर। अब जैसे कोई बलात्कारी है, बलात्कार के बाद उसने जघन्य हत्या कर दी, तो ये कैसा मामला है? भले उसकी उम्र 17 साल ही क्यों ना हो, तो गंभीर प्रकृति का मामला है। तो ऐसी स्थिति में उसकी उम्र कितनी है? 17 है। मान लीजिए 17 साल 11 माह 29 दिन कुछ घंटे हैं, तो तकनीकी भाषा में वो क्या हो जाएगा? वह अपराधी नहीं कहलाएगा, उसे सुधार गृह में भेजा जाएगा, मतलब उसके लिए सजा नहीं होगी, है ना।
तो 14 से 18 वर्ष का मतलब किशोर इसको हम कहते हैं। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है उसमें संशोधन हुआ और उसमें अपराध की गंभीरता के आधार पर 16 वर्ष तक को भी जुवेनाइल में रखा गया है। तो देख रहे हो कि भारत का अलग अलग कानून अलग अलग बात कहता है ना। ओवरऑल बच्चों का मतलब आप इतना मानकर चले 18 वर्ष से कम उम्र। कुछ तथ्य आपको जानने चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर जब आप लिखेंगे। जैसे भारत में 0 से 6 वर्ष के बच्चों की संख्या 158 मिलियन है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, यानी का मतलब 15.8 करोड़। और 6 से 18 वर्ष के या 18 वर्ष तक के बच्चों की संख्या 472 मिलियन है, यानी 47.2 करोड़। सोचिए कि हमारी आबादी में 47.2 करोड़ 18 साल से कम उम्र के हैं। और है ना, तो बच्चे जो हैं मोटे तौर पर माइनर्स कहने का मतलब चिल्ड्रन में 18 वर्ष से कम, आप ये समझ कर चले। दुनिया में जो जुरिस्प्रूडेंस, जो कानून का डेवलपमेंट हुआ है ना, उसमें उम्र का भी एक बड़ा रोल रहा है। उम्र एज का भी एक महत्वपूर्ण एक फैक्टर के रूप में रहा है। तो कई बार अपराध की गंभीरता को न देखकर उम्र के आधार पर क्रिमिनल बिहेवियरल लॉ डेवलप हुए, है ना। तो सामान्य तौर पर पहले किशोरावस्था जो है वह 18 वर्ष तक आती थी, लेकिन आज खान पान का पैटर्न, लिविंग, सब चीज के कारण में कमी आई है, परिवर्तन आया है। तो आज क्या है कि आज एडोलेसेंट, किशोरावस्था जल्दी आ रही है। तो ऐसी स्थिति में कानूनों की समीक्षा हो रही है। जैसे 18 वर्ष तक का बच्चा कोई अपराध करता था तो उसे जेल नहीं बल्कि बाल सुधार गृह में भेजा जाता था, जहां पर वो सुधरता कम था और बिगड़ अधिक जाता था। ये बात अलग है ना। तो कई बार यह कहा गया कि भैया उम्र के आधार पर न देखा जाए। क्यों? क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में युवा प्यूबर्टी जो है वो कम एज में आ रही है ना। जैसे युवाओं में जो प्यूबर्टी आती थी, जैसे अगर आप देखें तो पहले 18 के बाद, आजकल देखें तो 14-16 साल तक। यही बात लड़कियों में भी यही स्थिति है। तो जो खान पान, फूड पैटर्न, ओबेसिटी, मोटापा, जो हार्मोनल चेंजेस हैं, उसके कारण बच्चे जल्दी जवान हो जा रहे हैं, ऐसे आप समझे आम भाषा में। तो ऐसी स्थिति में जो एज के आधार पर आप क्राइम को डिसाइड कर रहे हैं, उसको लेकर आलोचना होने लगी, है ना। कि जैसे कोई जघन्य अपराध कर रहा है, आप निर्भया हत्याकांड में जान ही रहे हैं कि अपराध की विभीषिका कितनी अमानवीयता के भी पराकाष्ठा पर रही, है ना। वैसी स्थिति में क्या 18 वर्ष से कम उम्र का है इसलिए उसको सजा न देकर बाल सुधार गृह भेज दिया जाए, है ना। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को संशोधित किया गया, उसमें उम्र के स्थान पर अपराध की गंभीरता का ध्यान रखा गया, है ना। क्या कि किस प्रकार का सामान्य प्रकृति का अपराध, थोड़ा गंभीर, अत्यंत गंभीर प्रकृति की, तो उनको थोड़ी हम बाल सुधार गृह में भेज देंगे। मान लीजिए कोई 17 साल का बच्चा है, मान लीजिए बच्चा कहना, और अगर वो 5 लोगों की हत्या कर रहा है रिवेंज के क्रम में, तो ऐसी स्थिति में वो आपराधिक मानसिकता का है व्यक्ति, है ना। तो उसको यह कर छोड़ दिया जाए या सुधार गृह भेज दिया जाए कि वो 18 साल उसने पूरा नहीं किया है, तो यह किसी भी सभ्य समाज के लिए यह सही नहीं है। हमारे यहाँ आज क्या है कि आज युवावस्था कम उम्र में आनी स्टार्ट होती है ना। तो कुछ फैक्ट्स फिगर बस आपके काम के लिए। अब चलते हैं, आते हैं अपने स्ट्रक्चर पर तेजी से। देखो इन सब टॉपिक को बस एक बार चर्चा कर लो, है ना। और सवाल बनते हैं तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो बच्चे का आशय, परिभाषा वही हुई 18 साल से कम उम्र का जो भी है। चिल्ड्रन की परिभाषागत समस्या आप समझ गए, अलग अलग कानून, अलग अलग मानदंड, तथ्य आंकड़े भी। आप बच्चों की समस्या, आप सभी विद्वान व्यक्ति हैं, बताइए कमेंट करके क्या क्या है समस्याएं। तेजी से कुछ सब्सटैंशियल समस्या पहले बताओ, जिस पर जो विचारणीय है अधिक, बच्चों की प्रमुख समस्याएं। हमारे यहाँ बाल श्रमिक की अधिकता है, पूरी दुनिया में सर्वाधिक बाल श्रमिक की संख्या भारत में है। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 2 करोड़, 1.5 से 2 करोड़ के बीच हमारे यहाँ बाल श्रमिक हैं, यानी जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है ना। कई जो है खतरनाक व्यवसाय, जहरीले रसायन, पटाखा उद्योग या अन्य जो है रासायनिक, इन सब में उनको यूज किया जाता है चाइल्ड लेबर के रूप में, राइट। तो पहली समस्या क्या है कि बच्चों का बचपन छीना जा रहा है, गरीबी के कारण, भुखमरी के कारण या अन्य कारणों से। तो बच्चों का यौन शोषण की घटना आए दिन, बलात्कार के मामलों में, बच्चों से संबंधित बलात्कार के मामले बहुत सारे आए दिन देखे गए हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं बच्चों के यौन संरक्षण को लेकर बहुत सारी चिंताएं उठी हैं। बच्चों के विरुद्ध यौन दुराचार के मामले हाल के वर्षों में बढ़े हैं। जैसे मानव दुर्व्यवहार है, उसी में चाइल्ड का ट्रैफिकिंग, बच्चों का कहीं ना कहीं बेचा खरीदा जाना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन का एक रैकेट है इंटरनेशनल, उसमें हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं भारत से खरीदकर दुनिया के अन्य देशों में बेचा जा रहा है ना। हाँ, कुपोषण, हाँ, हमारे अधिकांश बच्चे क्या है, एनीमिया से ग्रसित है, रक्ताल्पता, उनमें कुपोषण की समस्या है। दुनिया की आधी कुपोषित आबादी बच्चों की हमारे देश में है ना। हाँ, उचित आहार का अभाव, बिल्कुल। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर आप देखें तो वेट वेस्टिंग, स्टंटिंग, बौनापन, कम वजन के बच्चे अधिक हमारे यहाँ, है ना। लैंगिक भेदभाव, बिल्कुल। बाल विवाह, कम उम्र में बच्चियों का विवाह आज भी 6 से 7% भारत में विवाह आज भी बाल विवाह हो रहे हैं, जबकि हम लोग 2025 क्रॉस कर चुके, है ना। हाँ, मानसिक स्वास्थ्य संबंधित, हाँ, बहुत सारे दिव्यांग बच्चे हैं, मानसिक स्वास्थ्य से कहीं ना कहीं उनकी स्थिति ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध भेदभाव, ये सब आप बता सकते हैं। हाँ, शिक्षा का अभाव, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहें तो हाँ, बच्चों को आर्थिक संसाधन के रूप में देखे जाने की प्रवृत्ति समाज के स्तर पर है। गरीब माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को कहीं ना कहीं अपने बुढ़ापे का सहारा, रोजगार के साधन के रूप में उनसे रोजी रोटी कमाने के लिए भिक्षावृत्ति, बेगरी में बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जिनका अंग भंग करके उनसे भिक्षा वृत्ति में उनको शामिल किया जाता है ना। जैसे कईयों की आंख को नुकसान पहुंचाकर, कईयों को हाथ, शरीर, है ना। तो ये सभी बता सकते हैं। हाँ, तो सारे
जो चिंताजनक कुछ समस्याएं हमारे समाज में देखी जा रही है, वह है बच्चों के विरुद्ध अपराध की घटना, खास करके यौन दुराचार की घटना। आपने पढ़ा होगा पिछले 5 साल में देश में ऐसे बहुत सारे मामले आए जहां पर 14 वर्ष, 12 वर्ष, 9 वर्ष, कई अमानवीय ऐसी भी घटना है जिसमें 5 वर्ष से कम उम्र की भी बच्ची के विरुद्ध बलात्कार की घटनाएं देश में देखी गई है ना। तो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे बच्चों की। और समस्या आप क्या कह सकते हैं, बचपन जो है उनका उनसे छीना जा रहा है ना। आज बच्चों को जिस उम्र में माँ बाप के प्यार संबल की आवश्यकता है, आज हमारे बच्चों का बचपन उनसे छीन लिया जा रहा है, कई बार पढ़ाई के बोझ तले, कई बार घर परिवार के वातावरण के कारण। हाँ हाँ, तो ये सब आप बता सकते हैं बच्चों, ध्यान रखना। ये सब टॉपिक लगता है बहुत साधारण है, यूपीएससी सवाल इन्हीं लोग टॉपिक से बना रही है ना। देश के सामने जो बड़े चैलेंजेस, जब आप सोच सकते हो कि इनकी आबादी 472, सोचिए 470, 45 करोड़ से अधिक है, देश के कुल पॉपुलेशन का 39% है बच्चों का, सोच सकते हैं आप। हाँ, बहुत सुंदर, सारे लोग बहुत, हाँ, आप सभी विद्वान हैं, आप लोगों को क्लास की जरूरत नहीं है। हाँ, आय के अर्जन के रूप में बहुत। आजकल शहरों में क्या हो रहा है जी, माँ बाप का बस चले तो बच्चों को 1.5 साल 2 साल में ही, जिस सोसाइटी में रहता हूं मैं, कई बच्चों को देखा है माँ बाप को कि अपनी व्यस्तता, अपने स्वतंत्र जीवन में बाधा ना हो, इसलिए 2 वर्ष के बच्चों को स्कूल में डाल रहे हैं। नया नया नाम दे दिया है ना, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, डे केयर, प्ले स्कूल, क्रेच, है ना। तो जिस उम्र में बच्चों को उनके माँ बाप के ध्यान की जरूरत थी, माँ बाप के प्रेम, माँ बाप के भावनात्मक संबल की, है ना, आज के समय में हमारे बच्चों, घर परिवार का जो माहौल है वो भी बदलता जा रहा है ना। आज आप देखिए, लगता है बच्चे क्या हो, बच्चे ना हो, कोई सामान की तरह, कई कामकाजी महिलाएं। तो मैंने अपने कई सहकर्मियों को भी देखा है कि बच्चे को क्रच में डालते हुए, मजबूरी है काम की व्यस्तता के कारण, और लौटते वक्त सामान के रूप में, है ना। ये सब नया नया किंडरगार्टन और ये और प्ले स्कूल, डे केयर, और ये सब क्या है, ये सब बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, ये सब कह सकते हो कहीं ना कहीं कमाने का एक जरिया। माँ बाप को भी आजादी चाहिए, है ना। हाँ, मानसिक स्वास्थ्य में जो गिरावट आई है उसके पीछे बड़ा कारण ये भी है कि उनकी प्रॉपर केयरिंग नहीं हो पा रही है, जो उनके साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग होनी चाहिए माँ बाप से, वो नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी एक कमोडिटी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। चलिए, बहुत सारे कारण मैंने बता दिए। हाँ, सोशल मीडिया का एडिक्शन है, पबजी वबजी, कई गेम ऐसे थे हमारे बच्चे एडिक्शन, है ना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये सब बहुत सारी समस्याएं हैं बच्चों से संबंधित, है ना। आज हमारे बच्चों को क्या किया, मोबाइल पर बढ़ती हुई निर्भरता। अभी नई अपने सरकार ने क्या किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षा कक्षा 3 से, मतलब सरकार का अगर बस चले तो भारत को विकसित जो है वो 2030 में ही बना देना है कि कक्षा 3 के पाठ्यक्रम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षा को शामिल किया जाए। हाँ, चलिए, थक गए होंगे आप लोग लिख लिख कर, थोड़ा। हम्म, 5-7 पॉइंट सब्सटैंशियल लिख लो, है ना। बच्चों को आर्थिक संसाधन के रूप में देखने के कारण बाल श्रमिकों की अधिकता, यौन दुर्व्यवहार, गरीबी, भूखमरी, मानव दुर्व्यवहार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य के अवसरों से वंचना। पिटाई करने की जरूरत क्या है, प्यार से। सच्चाई है, जो बच्चा मार खा खा के बड़ा हुआ है ना वो जीवन में काफी अनुशासित रहता है ना। आजकल के बच्चे भी कुछ आतंकवादी हो गए, है ना। इम्यूनिटी मिल जाती है, उसके भी कई तरीके हैं, है ना, सुधारे ना सुधारे, है ना। काफी समस्या है, भिक्षावृत्ति, मादक द्रव्य व्यसन, भिक्षावृत्ति, बच्चों की प्रभावी उपस्थिति, बच्चा जो है किराया पर लेती है ट्रैफिक सिग्नल पे कई महिलाएं, है ना। मादक द्रव्य का बच्चों द्वारा प्रयोग, कुपोषण, अल्प पोषण, एवं मोटापे जैसी समस्या।
मानसिक स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं बहुत है। प्रतिमा तुम पूरा भाई का कुंडली खोल दोगी क्या बैच पे? चलिए, अब दर्द पर कई अनुभवी अपने अनुभव जीवन के साझा कर रहे हैं। एक से एक विद्वान भैया, धन्य है। जोड़ लेना है, सही बहुत दिया है, और जो दिया है हाँ, पोर्नोग्राफी, अश्लीलता आदि से प्रभावित। चलिए, बहुत हो गया। चलते हैं समाधान पे, आते हैं सीधे। समस्या आप सबको पता है, तो समस्या क्या है, समाधान। इसे समाधान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समाधान क्या हुआ है, जैसे यूएन कन्वेंशन फॉर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन है ना, 1989 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, उनके अधिकारों के संरक्षण में शिक्षा का अधिकार, पोषण का अधिकार, तमाम बातों पर बल दिया गया कि बच्चे की शिक्षा अनिवार्य निःशुल्क तो है ही, साथ साथ उनकी स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाना, उनकी पोषण की उपलब्धता, गुणवत्तापूर्ण जीवन, है ना। यानी ये जो है, अगर सारी व्यवस्था कर दी जाएगी तो बच्चों का जो है जीवन सुधर जाएगा, है ना। देखिए, एक हेडिंग बना लीजिए, थोड़ा सा 2-3 लाइन यूएन कन्वेंशन के बारे में, बस जब भी लिखेंगे तो उसमें आप इसको कोट कर सकते हैं, है ना। अंतरराष्ट्रीय प्रयास में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन 1989, संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ, सॉरी सीपीआरसी है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, ऑन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, ऐसे लिखना। एक दो लाइन बस लिख लें, है ना। लिखिए, अंतरराष्ट्रीय मंच पर बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए, बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए यह कन्वेंशन लाया गया, जिसका उद्देश्य बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित अधिकारों की रक्षा है, संबंधित अधिकारों की रक्षा है। भारत भी इसका हस्ताक्षरकर्ता देश है। भारत सरकार ने कन्वेंशन की बातों को, कन्वेंशन की बातों के अमल हेतु राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा राष्ट्रीय बाल नीति 2013, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा राष्ट्रीय बाल नीति 2013 का निर्माण कर इस दिशा में प्रयास किया है, इस दिशा में प्रयास किया है। अब देखो, एसडीजी गोल में जितने हैं उसमें से बच्चों से संबंधित स्पेसिफिक सभी आ जाएंगे, जैसे गोल नंबर 1, 2, गोल नंबर चाहे 1 हो, चाहे गोल नंबर 2 हो, चाहे गोल नंबर 3 हो, चाहे गोल नंबर 4 हो, चाहे गोल नंबर 5 हो, गोल नंबर 10 हो, है ना। जैसे मान लीजिए गरीबी का उन्मूलन बच्चों के लिए भी है, जीरो हंगर, भुखमरी का अंत, स्वास्थ्य से संबंधित लक्ष्य, शिक्षा से संबंधित, लैंगिक जेंडर समानता और असमानताओं को कम करना। आप सभी को दिखा सकते हैं बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, है ना। तो जो एसडीजी का एंड ऑफ पॉवर्टी, जीरो हंगर, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, जेंडर इक्वालिटी से, और रिड्यूसिंग
इनइक्वालिटी सबको इसमें दिखा सकते हैं। तो मे भी नए टाइप का सवाल अगर बनाए तो आपसे सतत विकास लक्ष्य में बच्चों से संबंधित पूछ दे, है ना, तो आप ये सब दिखा सकते हैं। चलिए, भारत सरकार के प्रयास, संवैधानिक प्रयास आप खुद से करेंगे, है ना, संवैधानिक प्रयास, संविधान में जहां जहां प्रावधान है, आप सब इतना पॉलिटी पढ़े हो, जो लोग नहीं पढ़े आगे पढ़ेंगे, संक्षेप में हिंट दे दूं कहां कहां आप चर्चा कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल 24, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 45, आर्टिकल 51A वगैरह वगैरह बता सकते हैं आप। कानूनी प्रयास पूछेगा तो दो चार कानून का नाम ले लेना कानूनी प्रयास में। जैसे आप पीसीपी एंड एक्ट बता दो 1994 का, है ना, कन्या भ्रूण हत्या निषेध निषेध अधिनियम। कुछ इंपॉर्टेंट लॉ से सवाल पूछ सकता है ना, जैसे मानव दुर्व्यापार निषेध अधिनियम, नाइनटीन 56 का है बाल विवाह निषेध नियंत्रण कानून, 1976 का है, कई बार संशोधन हुआ है। पॉक्सो एक नया एक्ट है जहां से मे भी नए टाइप का सवाल बना सकता है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012 का, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून, बस करो प्रतिमा, तुम भी आज फॉर्म में हो, 2 दिन पहले कहीं और थी। कॉन्टैक्ट नंबर दे दूं? पीडब्ल्यू की पॉलिसी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल नहीं, मना है हम सभी फैकल्टी को। मेंटरिंग के लिए आप ऑफलाइन सेंटर पे आ जाइए, मिल लीजिए, बहुत चैन से जी लेने दो। क्या चाहते हो, कल के बाद खुश ना हूं? तो कुछ कानून, संवैधानिक विधिक, ये सब बहुत पूछता है बच्चों में, महिलाओं में, ये सब बहुत पूछता है, ये सब तैयार कर लेना, है ना, वहां नहीं पूछेगा तो निबंध पूछेगा, वहां ऐड कर देना। शिक्षा का अधिकार कानून वगैरह भी बना लिख सकते हो इसमें, है ना, पढ़ा चुका हूं पहले भी, चाहो तो आप वो भी लिख सकते हो, शिक्षा का अधिकार कानून। कई कानून है ना, बाल श्रम निषेध एवं उन्मूलन कानून, कई कानून है। पता नहीं, पूछूंगा उनसे मैं। तुम आग में घी मत डालो, आफत आ गए, आफत क्रिएट मत करो, है ना, पेट्रोल घी गैसोलीन। चलिए बस करिए। मित्र ही है हमारे परम, है ना, चुगली की बात नहीं है। चलिए, संवैधानिक विधिक संस्थागत प्रयास से पहले नीतिगत प्रयास देखो, है ना, जहां से सवाल बना है ना, नीतिगत प्रयास, ये इंपॉर्टेंट है। अगर वैसे तो नई राष्ट्रीय बाल नीति की बात है, राष्ट्रीय बाल नीति 1974 और दूसरी राष्ट्रीय बाल नीति 2013, है ना। नीतिगत प्रयास में कुछ चीजें नोट कर लो, है ना, लिखिए। लिखिए नीतिगत प्रयास में, लिखिए, लिखिए, आजादी के पश्चात शुरुआती 2-3 दशकों में, शुरुआती 2-3 दशकों में बच्चों से संबंधित
राष्ट्रीय नीति का अभाव रहा। परंतु बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर मुख्य रूप से बल देने हेतु, बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर मुख्य रूप से बल देने हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल नीति, पहली, ऐसे लिखो, पहली राष्ट्रीय बाल नीति 1974 में बनाई गई। पहली राष्ट्रीय बाल नीति 1974 में बनाई गई। इस नीति के अंतर्गत, जैसे देखो क्या कहा गया था, ये जो नीति बनाई थी, हमने क्या लिखा, शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीजें, जैसे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, है ना, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का विद्यालय में ठहराव रोकना, नामांकन बढ़ाना, जो शिशु मृत्यु दर है उसको कम करना, यहां तक कि मातृत्व मृत्यु दर की भी इसमें चर्चा थी, है ना, यानी मातृत्व मृत्यु दर उसको भी घटाना, जो बच्चों में कुपोषण है उसको कम करना, है ना। तो ये जो पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनी, इसका मुख्य बल शिक्षा स्वास्थ्य पर अधिक था, है ना। ऐसा नहीं था कि एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में बनाई गई थी, है ना। तो वही हमने लिखा कि इस नीति का मुख्य बल, इस नीति का मुख्य बल इस नीति का मुख्य बल शिशु मृत्यु दर में कमी, मातृत्व मृत्यु दर में कमी, शिशु एवं मातृत्व मृत्यु दर में कमी, एक साथ लिख लो, शिशु एवं मातृत्व मृत्यु दर में कमी, बच्चों में कुपोषण के स्तर को घटाना, जन्म के समय 100% रजिस्ट्रेशन पंजीकरण, जन्म के समय 100% रजिस्ट्रेशन पंजीकरण, प्राथमिक स्वास्थ्य एवं शिक्षा का सार्वभौमिकरण, प्राथमिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल का सार्वभौमिकरण, एवं सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अवसरों की उपलब्धता, तथा प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में 100% नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना था। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर 100% नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना था। इसके साथ साथ कन्या भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या को कम करना, कन्या भ्रूण हत्या को कम करना, कन्या शिशु के स्वास्थ्य पर ध्यान देना एवं बाल विवाह की रोकथाम करना इस नीति के अंतर्गत शामिल किए गए, इस नीति के अंतर्गत शामिल किया गया, है ना। अब देखो, कहने का मतलब, ये कहने को क्या थी, राष्ट्रीय बाल नीति, लेकिन मुख्य रूप से अगर आप देखें तो यह शिक्षा पर अधिक केंद्रित थी, स्वास्थ्य पर अधिक केंद्रित थी, और कुछ सामाजिक समस्याएं जो है वो कन्या शिशु को लेकर संबोधित कर रही थी, जैसे कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह। दूसरी राष्ट्रीय बाल नीति 2013 में बनाई गई। क्यों? भारत यूएन कन्वेंशन का सिग्नेटरी था, है ना। इस समय अगर आप देखें तो एमडीजी गोल में भी बच्चों से संबंधित बहुत सारे लक्ष्य थे। इन सब की प्राप्ति के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाल नीति अभी भी यही चल रही है ना। तो दूसरा एक छोटा सा हेडिंग बना लीजिए, राष्ट्रीय बाल नीति 2013, राष्ट्रीय बाल नीति 2013, राष्ट्रीय बाल नीति 2013। देखिए, भारत सरकार द्वारा पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लगभग 4 दशक के बाद, लगभग 4 दशक के बाद 2013 में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरी राष्ट्रीय बाल नीति बनाई गई। यही पूछा था सवाल यूपीएससी। दूसरी स्वास्थ्य नीति बनाई गई जो पहले की तुलना में अधिक व्यापक है, जो पहली नीति की तुलना में अधिक व्यापक है। इसमें बच्चों के सर्वाइवल, उत्तरजीविता, स्वास्थ्य और पोषण, सर्वाइवल, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, शिक्षा और विकास, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, संरक्षण, प्रोटेक्शन एवं पार्टिसिपेशन, भागीदारी से संबंधित, शिक्षा और विकास, संरक्षण, भागीदारी से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य
बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, जिसमें शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ उनके अधिकारों के संरक्षण एवं विभिन्न क्षेत्रों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा, विभिन्न क्षेत्रों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु अधिक से अधिक प्रयास किए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये जो स्वास्थ्य नीति है ना, इसके भी प्रवर्तन के 12 वर्ष हो गए हैं। तो अब नई राष्ट्रीय बाल नीति की बात चल रही है ना। तो ये राष्ट्रीय बाल नीति पूछा था उस साल 2016 में, है ना। चलते हैं कुछ संस्थागत प्रयास के बारे में चर्चा करते हैं। संस्थागत प्रयास कौन कौन से बच्चों के जैसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा का मंत्रालय और खास करके उसका विभाग आप सभी जानते हैं, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। कई राष्ट्रीय स्तर पर संस्थान है, जैसे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, देश में बहुत सारे बाल देखभाल केंद्र। कारा का नाम आपने सुना होगा, सेंट्रल एडॉप्शन रेगुलेशन अथॉरिटी, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। केंद्रीय दत्तक, जो गोद लेने के लिए है बच्चों से संबंधित, दत्तक संसाधन प्राधिकरण। भैया वही तो वो चाहता है, लिखते रहो उसके ऊपर, है ना, और पूछता है कि मेरा मजाक क्यों उड़ाया जाता है। उसी केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, NIPCCD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉपरेशन एंड चाइल्ड राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान। नेपाल जाने में वीजा नहीं लगता है ना। नेपाल में आप बिना वीजा के आपकी एंट्री हो सकती है। तो ये है क्या कि जो ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक स्वायत्त संगठन है, ऑटोनॉमस बॉडी है, एक स्वायत्त संगठन है। दिल्ली, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, कई भाग में इसकी ब्रांचेज हैं। राष्ट्रीय है, ध्यान रखना, इन सबको छोड़ना मत, है ना। स्वायत्त क्या करती है, ये बच्चों के विकास के लिए कैसे आम जन सहयोग को बढ़ाया जाए उसके लिए कार्य करती है ना। छात्र, लेकिन वहां पढ़े लिखे छात्रों से ज्यादा पाला पड़ता है। चलिए अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में संक्षेप में समझ लेते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक एपेक्स बॉडी है, 2007 में इसको स्टैब्लिश किया गया भारत सरकार द्वारा, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। अब आप राइट
नेशनल कमीशन समझते ही आप पूरी बातें समझ गए होंगे, है ना। यानी 2007 में भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत इसको एक आयोग की स्थापना की गई, जो बच्चों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा आयोग है। देश के किसी भी भाग में अगर बच्चों के अधिकारों के हनन या बच्चों से संबंधित कोई भी मामला है, वह इसको देखने का कार्य करता है ना। तो पूरे देश के स्तर पर यह सबसे बड़ा निकाय कह सकते हैं आप बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए। लिखिए इसके बारे में 2-3 लाइन बस। पॉलिटी और सोशल जस्टिस को रिलेट करके सवाल बहुत सारे आ रहे हैं, तो थोड़ा सा उधर से भी प्रिपेयर रहना। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्या है, उसके अधिकार क्षेत्र, राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है, उसके अधिकार क्षेत्र, वहां से जोड़कर पूछ सकता है ना। नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, उससे जोड़कर पूछ सकता है। उसी प्रकार बच्चों से भी आप पूछ सकता है। देखो भारत सरकार द्वारा बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु एक सांविधिक निकाय के रूप में, बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु एक स्टैट्यूटरी बॉडी, एक सांविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 2007 में की गई। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है और पूरे देश के स्तर पर बच्चों के अधिकारों के हनन, पूरे राष्ट्र के स्तर पर बच्चों के अधिकारों के हनन तथा उनसे जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान की पहल हेतु यह सबसे बड़ा निकाय है। तो इसका बहुत सारा कार्य है, बच्चों के शिक्षा के बारे में, बच्चों के प्रति जागरूकता, बच्चों की समस्याओं को लेकर, है ना। तो कहीं अगर बच्चों के अधिकारों का हनन हुआ है तो स्वतः संज्ञान लेने का, तो ये जो है आपको इससे पूछ सकता है सवाल, है ना। तो चलिए हमने लास्ट में कुछ संवैधानिक हमने देख लिया, कानूनी, नीतिगत, संस्थागत, कार्यक्रम आधारित ये भी देख लिया हमने। निकाय कार्यक्रम आधारित प्रयास की चर्चा नहीं, बस नाम एक आधा। आप सभी इतने कार्यक्रम पढ़े हैं शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पोषण में, तो कई कार्यक्रम आप बता सकते हैं बच्चों, है ना। कार्यक्रम आधारित प्रयास में जैसे एक सबसे बड़े कार्यक्रम के रूप में आईसीडीएस है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, पीएम पोषण 2.0 जो दोपहर का भोजन। शिक्षा से संबंधित कई कार्यक्रम आप जानते हैं, है ना। तो शिक्षा से संबंधित आप बता सकते हैं, चाहे समग्र शिक्षा हो, टीकाकरण, जो भी है कई कार्यक्रम आप बता सकते हैं, है ना। जैसे टीकाकरण के लेकर पॉलिटी का जब क्लास में आप चर्चा होती है ना जी, जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आपको डिटेल पढ़ाया गया होगा, किस संविधान, किस संशोधन से आया, क्या है, कौन से आर्टिकल है, तो दोनों को कोरिलेट करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कैसे हुई, क्या हुई, ये सामाजिक न्याय में थोड़ी पढ़ाया जाता है ना। इसलिए तो पेपर 2 के अंतर्गत रखा है। तो जो भी राष्ट्रीय स्तर पर निकाय है, एपेक्स बॉडी है, वो सब आप वहां पढ़ते हैं, है ना। तो उससे क्लब करके कार्यक्रम बहुत सारे हैं, बच्चों के शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, पोषण को लेकर, टीकाकरण को लेकर, है ना। और पढ़ाया गया होगा, बिल्कुल पढ़ाया जाता है हर क्लास में। हम लोग यहाँ पर सामाजिक न्याय में ये पढ़ाने नहीं आए हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्या है, उसकी स्थापना कैसे हुई, उसके अधिकार क्षेत्र क्या है, उसकी शक्तियां क्या है, समझ गए ना। बस उसकी चर्चा को क्लब कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। पढ़ कर गरीब हो चुके हो, है ना। पेपर 1 क्या सिद्धांत वगैरह आप पढ़कर आएंगे, मैं ओवरऑल एक व्यू दे दूंगा, है ना, कि क्या क्या डायमेंशन इसमें हमें देखना है। गरीबी को लेकर अलग अलग कमिटियां, कौन, वो सब इकोनॉमी का पार्ट है, गरीब, है ना। तो बस संक्षेप में गरीबी और विकासात्मक मुद्दों में क्या संबंध है, और गरीबी और भूखमरी, ठीक है। तो रिकॉर्डेड देख लेना, जिसको टेस्ट देना है, इतना कोई जरूरी थोड़ी है कि हर क्लास लाइव ही करो, अच्छी बात है ना। क्लास है कल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता देंगे, हाँ गरीबी पर जो भी सवाल है सब बताएंगे। खान कोई टॉपिक है जिस कल लोग मौज करो भाई, कोई जरूरी नहीं है। हाँ ना, जो डिंपल मैं पूरा सिनॉप्सिस बना देता हूँ, स्ट्रक्चर।